बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की बरकतों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े हम सब की बख्शिश फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी नेम मम्मी डैडी के भांजे। एक खुशगवार सुबह का इख्तिताम नाखुशगवार सा हुआ था। छुट्टी का दिन था और मम्मी ने डैडी की पसंद का ज़बरदस्त नाश्ता तैयार किया था। डैडी ने इंतहाई रग़बत से नाश्ता किया। मम्मी के हाथ के बने कीमा भरे पराठों की दिल खोल कर तारीफ भी की। मम्मी ने मुस्कुराकर तारीफ वसूल की। डैडी से एक मज़ीद पराठा खाने पर इसरार भी किया। उनके इनकार पर अपने हाथों से चाय बनाकर पेश की। मसला तब पैदा हुआ जब चाय का पहला घूंट लेते ही डैडी ने लंच का मेनू तरतीब देना चाहा था। आज दोपहर को वासफ और सबुक्तगीन आएंगे। आप नरगसी कोफ्ते और फिरनी बना लीजिएगा, साथ किसी भी तरह के चावल हो जाएं तो क्या कहने। क्यों भाई रोशाने, मटन बिरयानी सही रहेगी या चिकन पुलाव? डैडी ने उससे भी राय चाही। वो तो राय तब देती जब मम्मी की पेशानी पर पड़ने वाले बलों को नोट न कर चुकी होती। वासफ तो मेरी तरह पुलाव का शौकीन है, लेकिन मेरा ख्याल है सबुक्तगीन बिरयानी शौक से खाता है। डैडी ने ख्याल जाहिर किया था और मम्मी की बर्दाश्त का पैमाना आखिरकार लबरेज हो ही गया था। मेरी बात सुने प्रोफेसर साहब, ये घर है, कोई ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं, ना ही मैं कोई बावर्चन हूँ। वासफ भाई और सबुक्तगीन ने तो यहाँ का रास्ता ही देख लिया है। हर इतवार को बिन बुलाए मेहमान बनकर नाजिल हो जाते हैं। सारा दिन उनकी मेहमानदारी की नज़र हो जाता है। मेरे अपने भी 100 काम होते हैं जो मुझे छुट्टी वाले दिन निपटाना होते हैं। आज आपकी फरमाइशी लिस्ट पर अमल दरामद का मेरा कोई इरादा नहीं। मम्मी ने कतियत भरा इनकार किया था। बेमुरवती की भी कोई हद होती है बेगम साहिबा। जिनको आप बिन बुलाया मेहमान करार दे रही हैं वो आपका सगा भांजा और बहनोई हैं। अगर वो दोनों गरीब हफ्ते में एक बार घर का पका खाना खाने आ ही जाते हैं तो इसमें मुजायका ही क्या है। डैडी ने मम्मी को शर्म दिलाना चाहिए। बस रहने दें प्रोफेसर साहब, वासफ भाई तो हर दूसरे तीसरे दिन यही खाना तनावल करते हैं और जाते हुए सबुक्तगीन के लिए भी टिफ़िन भरकर सालन ले जाते हैं। आपके दोस्त इतने बेचारे और मजलूम हैं नहीं जितना आप उन्हें जाहिर करने की कोशिश करते रहते हैं। सुन रही हो रोशाने अपनी मम्मी के ख्यालात? कैसी संगदिल और कठोर औरत है। मरहुमा बहन की निशानियों से रत्ती बराबर भी उनसियत नहीं। डैडी ने हमेशा की तरह अंजी खाला का नाम लेकर मम्मी को जज्बाती ब्लैकमेल करना चाहा था, लेकिन डैडी के ये हरबे अब पुराने हो चुके थे और मम्मी पर कतई असर अंदाज ना होते। उन्होंने इंतहाई लापरवाही से डैडी की बात सुनी अनसुनी करते हुए अपने प्रोग्राम से आगाह किया। आज मेरा सुबूही के साथ शॉपिंग पर जाने का इरादा है। आलू गोश्त पकाकर चली जाऊंगी, रोटियां तंदूर से मंगवा लीजिएगा। इस बार भड़कने की बारी डैडी की थी। ये सबूही को अपने घर में चैन नहीं और उसने आपको शॉपिंग की लत डाली है। उसका मियाँ तो चलो बिजनेसमैन है, ये अल्ले तल्ले अफोर्ड कर सकता है, लेकिन आपका शोहर रिटायर्ड प्रोफेसर है। बेगम साहिबा, खरीदारी ज़रूरत के तहत किया करें, इसे मशगला ना बनाएं। आज ज़रा आने दें सबूही को, उसकी तबीयत तो मैं खुद साफ करूंगा। डैडी खफगी भरे लहजे में मुखातिब थे। सुन रही हो रुशाने अपनी डैडी की बातें? मुझे ताना दे रहे थे कि अपनी मरहुमा बहन की निशानियों से मुझे कोई उनसियत नहीं और अपनी अकलौती छोटी बहन से खुद कैसा सलूक रवा रखते हैं, एहसास तक नहीं। भाई तो बहनों पर जान छिड़कते हैं और ये इस गरीब को हर बार जली कटी सुनाकर भेजते हैं। वो बेचारी हमारी मोहब्बत में दौड़ी चली आती है। और आपकी इतला के लिए अर्ज है प्रोफेसर साहब, सबूही का खुद शॉपिंग का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन उसे पता चला कि कपड़ों के मशहूर ब्रांड सीजन के इख्तिताम पर सेल लगा रहे हैं तो उसने फ़ौरन मुझे फ़ोन करके बताया। उसे रियायती कीमत पर ख़रीदारी करने की क्या ज़रूरत है, ये तो मुझे हिसाब किताब से चलना पड़ता है और दूसरे अखराजात पर तो मैं फिर भी बंद बांध लेती हूँ। किचन के अखराजात की वजह से सारा बजट तलपट हो जाता है। मम्मी भी जताए बगैर न रह पाई थी। देख रही हो रोशाने अपनी माँ को, मेरी खुश खुराकी पर तंज का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। मैं हर बार बर्दाश्त का मुजाहिरा करता हूँ, लेकिन बस अब और नहीं। डैडी नाराज होकर टेबल से उठ गए थे। रुकें तो डैडी, मम्मी का ये मतलब थोड़ी था। रोशाने ने बाप को रोकना चाहा।
मत रोको रुशाने उन्हें, यही मतलब था मेरा। मम्मी ने तो वाकई बेमुरवती की हद कर दी थी। वो बेबसी से माँ को देख कर रह गई। मम्मी एतमानान से चाय की चुस्कियाँ लेती रहीं। अंकल और आंटी की छोटी छोटी झड़पें तो रोज का मामूल है, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? सवेरा ने अपनी अजीज जान दोस्त को समझाना चाहा। बहुत दिनों बाद ऐसा फुर्सत भरा इतवार मुयस्सर आया था। ना कोई असाइनमेंट मुकम्मल करना थी, ना ही किसी अहम टेस्ट की तलवार सर पर लटक रही थी। सवेरा ये सोचकर रोशाने के घर आई थी कि दोनों मिलकर आज की छुट्टी से भरपूर लुत्फ उठाएंगे। डाइजेस्ट में अपना पसंदीदा सिलसिलेवार नावल पढ़ेंगे, फैशन मैगजीन में से कपड़ों के नित नए डिज़ाइन देखेंगे और फिर कोई अच्छी सी मूवी भी देखेंगे। लेकिन फुर्सत भरा इतवार मनाने का सारा प्रोग्राम रोशाने की शक्ल देखकर चौपट हो गया था। वो मम्मी डैडी की ताज़ा तरीन झड़प के बाद हद दर्जा डिप्रेस्ड थी। झड़प का पस मंज़र जानने के बाद सवेरा बस ठंडी सांस भर कर रह गई थी। अच्छा चलो यूँ करते हैं कि अंकल का मनपसंद लंच हम दोनों मिलकर तैयार कर लेते हैं। आंटी तो शॉपिंग करके देर से लौटेंगी ना, सवेरा ने तजवीज़ दी थी। डैडी को तो सबुक्तगीन भाई आकर ले गए हैं। जाते हुए डैडी मम्मी से कह रहे थे कि तुम्हारे बहनोई को फ़ोन करके बता दिया है कि मेरी बेगम को तुम्हें एक वक्त का खाना खिलाना भी कितना खुलता है, इसीलिए वासफ अंकल ने यहाँ आने का इरादा मुलतवी कर दिया और सबुक्तगीन भाई को भेजकर डैडी को अपने यहाँ बुलवा लिया। रोशाने ने सवेरा को मज़ीद तफसील बताई थी। ओफो यार, तुम्हें अंकल की आदत का पता तो है। एमी ये बात कर दी आंटी को प्रेशराइज करने के लिए। उन्होंने वासफ अंकल को हरगिज ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा होगा, सवेरा ने सहेली को तसल्ली दी। तो मम्मी प्रेशर में कब आई? उन्होंने उल्टा डैडी से कहा कि मैंने भी सबूही को यहाँ आने से मना कर दिया है। कह दिया कि तुम्हारे भाई तुम्हें जली कटी सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। खुद आने के बजाय मूवी को मुझे लेने भेज दो। बस फिर सबुक्तगीन भाई और मूवी आगे पीछे आए और मम्मी डैडी उनके साथ चले गए। रोशाने ने रूहान से लहजे में बताया था। चले गए तो अच्छा किया, तुम मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? चलो मेरे साथ, भाई की फरमाइश पर अम्मी साग पकान बनाने का प्रोग्राम बनाए बैठी हैं। उनसे कहेंगे ये प्रोग्राम बाद के लिए उठा रखें। आज इतने दिनों बाद हमें ऐसी फुर्सत और फरागत मिली है, अपने लिए कुछ अच्छा सा बनवाएंगे और संडे इंजॉय करेंगे। सवेरा उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई थी और वहाँ जाकर वाकई ध्यान बट गया था। कभी कभी वो सोचती थी कि अगर उसकी ज़िंदगी में सवेरा ना होती तो उसका क्या बनता। वो मम्मी डैडी की अकलौती औलाद थी, दोनों ही उस पर जान छिड़कते थे। इधर उसके मुंह से कोई फरमाइश निकली, उधर पूरी हुई। मम्मी डैडी की मोहब्बत की वो बिला शिरकत गैर मालिक थी। बहन की कमी सवेरा ने पूरी कर रखी थी। दोनों में बज़ाहिर कोई खूनी रिश्ता ना था। दोनों घराने फ़कत हमसाए थे, लेकिन बरसों पुरानी हमसायगी रिश्तेदारी से बढ़कर थी। रोशाने और सवेरा को तो एक दूसरे के बिना चैन ही न आता था। दोनों एक ही दिन स्कूल दाखिल हुई, इकट्ठे खेल कूद कर बड़ी हुई। रोशाने अकलौती थी तो सवेरा भी दो भाइयों की अकलौती बहन थी, लेकिन एक दूसरे का साथ पाकर दोनों को ही बहन की कमी कभी महसूस ना हुई। रोशाने का मसला अकलौतापन नहीं था, मसला मम्मी डैडी थे। बेशक मम्मी डैडी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों के मिजाज, आदत और नज़रियात में बहुत फ़र्क था। अगर दोनों फरीक एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन हर मामले में दोनों को अपना मौक़िफ़ ही दुरुस्त लगता और उनकी किसी भी झड़प और झगड़े के दौरान रोशाने दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाती। मम्मी की ख्वाहिश होती कि रोशाने उनके मौक़िफ़ की तायद करे। डैडी लाडली बेटी को अपना हमनुमा बनाना चाहते। रोशाने एक की तरफदारी करके दूसरे को खफा ना कर सकती थी और ना ही किसी तरह मम्मी डैडी की खफगी ख़त्म करवा सकती थी। ये और बात कि मम्मी डैडी अपनी खफगी और अपने झगड़ों को सर पर सवार नहीं करते थे। मम्मी अक्सर सबोही फुप्पो की तरफ निकल जाती और डैडी वासफ अंकल के साथ कोई इल्मी अदबी बहस छेड़कर अपना मूड बहाल कर लेते। कहने को तो सबूही फुप्पो डैडी की बहन और वासफ अंकल मम्मी के बहनोई थे, लेकिन डैडी से मिलती जुलती आदत वाले वासफ अंकल मम्मी की गुड बुक्स में कभी शामिल ना हुए और मम्मी की चहेती नंद यानी सबोही फुप्पो अपने बड़े भैया की बिल्कुल चहेती ना थी। डैडी तो बरमला कहते थे कि मम्मी की आदतें बिगाड़ने में ज़्यादा हाथ सबोही फुप्पो का है। सबोही फुप्पो के माली हालात खैर से बहुत अच्छे थे। अरशद अंकल का बहुत अच्छा चलता कारोबार था। हंसमुख, स्मार्ट और मॉडर्न सी सबूही फुफो डैडी की नज़र में हद दर्जा आज़ाद
उनका बड़ा बेटा मुहिब आलम उर्फ मोबी, जो उम्र में रोशाने से फ़कत 1.5 माह बड़ा था, स्मार्ट सी सबोही फूफो के बरक्स खासा गपलू गपलू सा था। डैडी को भांजे की शख्सियत, आदत और हत्ता के उसकी ड्रेसिंग पर भी बेतहाशा एतराज़ात थे। उन्हें तो अपने अजीज अजान दोस्त वासफ साहब का लख्ते जिगर सबुक्तगीन जी जान से प्यारा था। संजीदा, बुर्दबार और जिम्मेदार सा सबुक्तगीन। जहाँ डैडी को बहुत अजीज था, वहाँ मम्मी को अपना भांजा कदरे बोर पर्सनैलिटी वाला खुश्क मिजाज सा बंदा लगता। उन्हें सगे भांजे से इस कदर उनसियत और मोहब्बत ना थी जितनी होना चाहिए थी। उनका प्यारा तो मोबी था, जो हर पल हर घड़ी माँ और ममानी का ड्राइवर बनने पर तैयार रहता। वो ना सिर्फ इन दोनों को शॉपिंग करवाने साथ ले जाता, बल्कि दौरान शॉपिंग अपने मुफीद मशवरों से भी नवाजता। जहाँ तक रोशाने का ताल्लुक था, उसे बुर्दबार से सबुक्तगीन भाई भी बुरे न लगते। वो उनका बड़े भाइयों की तरह एहतराम करती। सबोही फुप्पो की तरह हंसमुख सा मोबी भी उसे फुप्पो जितना प्यारा था। अपने दोनों कजन्स से हद दर्जा दोस्ताना ताल्लुक ना होने की वजह से भी शायद मम्मी डैडी ही थे। वो अगर वासफ अंकल और सबुक्तगीन भाई को ज्यादा प्रोटोकॉल देती तो मम्मी कुछ खफा खफा सी लगने लगती। फुप्पो और मोबी के साथ वक्त गुजारती तो डैडी को लगने लगता कि कहीं उनकी रुशाने पर भी सोहबत का असर न हो जाए। बस इसीलिए रोशाने अपने दोनों कज़न से लिए दिए अंदाज में ही मिलती थी। उसे क्या खबर थी कि मम्मी डैडी एक दूसरे के भांजों के हवालों से क्या क्या सोचे बैठे हैं। ये भी एक इतवार की सुबह का जिक्र है। आज मम्मी ने डैडी के लिए स्पेशल हलवा पूरी बनाई थी, साथ आलू की भुजिया और चनों का सालन भी था। डैडी रगबत से नाश्ता कर रहे थे। मम्मी उनकी प्लेट में मजीद हलवा डाल रही थी। रोशाने भी गर्मा गर्म हलवा पूरी से नाश्ता करने के बाद अब किचन समेट रही थी। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि इस खुशगवार सुबह का इख्तिताम नाखुशगवार हो सकता है। किचन समेट कर वो लाउंज की डस्टिंग करने लगी, लेकिन कान मम्मी डैडी की गुफ्तगू की जानिब ही लगे थे। अब तो खैर से मोबी भी अरशद भाई के साथ ऑफिस जाने लगा है। अरशद भाई खुद हैरान हो रहे थे, कह रहे थे कि मुझे तो अंदाजा न था कि मोबी को कारोबार की इतनी समझ बूझ होगी। अच्छी बात है भाई, बेचारा अरशद तो ये समझता होगा ना कि बेटा जितना मोटा है उसकी अकल भी उतनी मोटी होगी, और वो नालायक पढ़ाई में तो चलकर ना दिया। अच्छा है बाप का कारोबार ही संभाले। डैडी ने हलवा पूरी से इंसाफ करते हुए कहा। मम्मी थोड़ी जिजबुज तो हुई, मगर डैडी की बात से फौरी इख्तलाफ ना किया। सबोही बता रही थी कि अब तो मोबी ने जिम भी ज्वाइन कर लिया है। माशाल्लाह प्यारा तो वो पहले से ही है, ज़रा सा स्मार्ट हो जाएगा तो और भी पर्सनालिटी निकल आएगी। मम्मी के लहजे में उसके लिए प्यार ही प्यार था। सही कह रही हैं आप, शख्सियत बनाने के लिए जतन तो करने पड़ते हैं। अब हर कोई सबुक्तगीन की तरह शानदार शख्सियत का मालिक नहीं होता ना। बचपन से ही कैसी सुलझी हुई आदतों का मालिक है सबुक्तगीन। वासफ ने बेटे की तरबियत खुद की है। ज़रा सा हलवा मज़ीद डाल दीजिए, पूरियां लाजवाब तली हैं आपने। डैडी ने एक ही सांस में सबुक्तगीन और पूरियों की तारीफ की थी। मम्मी ने इख्तलाफ राय को खिलाफ मसलहत जानकर डैडी की प्लेट में मज़ीद हलवा डाल दिया। आज शाम को सबूही और राशिद भाई आने का इरादा रखते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप वासफ भाई और सबुक्तगीन को भी मदऊ कर लीजिए। जाहिर है वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। इस मौका पर उनकी शमूलियत और मौजूदगी भी तो ज़रूरी है ना। मम्मी ने बहुत सोच समझ कर लफ्ज़ों का इंतखाब किया था। रोशाने के तो सिर्फ कान खड़े हुए थे, डैड पूरे के पूरे खड़े हो गए थे। किस मौका पर? क्या कहना चाह रही हैं आप नाश्ता तो पूरा कर लीजिए, एक और पूरी लेना। मम्मी ने जैसे डैडी को बहलाना चाहा था। मेरा पेट भर चुका है, मैं एक तो क्या आधी पूरी भी मजीद नहीं खा सकता। आप बताइए, सबोही और राशिद किस लिए आने का इरादा रखते हैं? डैडी ने कड़े तेवरों से पूछा। ओफो भाई, आप समझ तो गए हैं, फिर जानते बूझते अनजान मत बने। मैंने कुछ दिनों पहले आपसे सरसरी से तज़किरा किया तो था। सबोही हमारे रुशाने को अपनी बेटी बनाना चाहती है। आपके सरसरी से तज़किरे पर मैंने कतई जवाब दे दिया था कि रोशाने सिर्फ सबूही की भतीजी है, वो कोई और रिश्ता जोड़ने के मुतालिक सोचे भी ना। डैडी बाकायदा गर्रा कर बोले थे। क्यों, क्या कमी है मोबी में? खुदा का शुक्र है घर बैठे हमारी बेटी के लिए ऐसा अच्छा रिश्ता भेज दिया। मम्मी भी बिगड़ कर बोली थी। मोबी में कोई कमी नहीं, बल्कि हर चीज़ की ज्यादती ही ज्यादती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें अपनी शहजादियों जैसी बेटी के लिए वो मोटा आलू ही मिला है।
भांजा है आपका, कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, कुछ तो शर्म करें। मम्मी सख्त खफा हुई। ठीक है, मैं शर्म कर लूँगा अगर तुम अपनी तजवीज़ वापस ले लो। भाई, जब हमारे पास बेहतर ऑप्शन मौजूद है तो हम किसी ऐसे वैसे रिश्ते पर गौर भी क्यों करें। वासफ ने सबुख्तगीन के लिए ख्वाहिश जाहिर किया और मैं तुमसे मशवरे करने के बाद उसे रजामंदी देने ही वाला था। डैडी ने भी आखिर अपनी बिल्ली थैले से बाहर निकाली। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया प्रोफेसर साहब कि मैं अपनी नाजों पली बेटी सबुख्तगीन से ब्याह दूंगी। मम्मी आग बगोला हो गई। क्यों, क्या कमी है सबुख्तगीन में? पढ़ा लिखा, खूबरू, बरसर रोजगार, बुर्दबार। बस कीजिए प्रोफेसर साहब, मैंने जैसी जिंदगी खुद गुजारी वैसी जिंदगी रोशाने पर क्यों मुसल्लत करूं। सबुख्तगीन अगर आज लेक्चरार है तो कल एक खबती और जकी प्रोफेसर ही होगा ना। आपा मरहुमा ने अपने शोहर के दोस्त से मेरी शादी करवा कर जो ज्यादती मेरे साथ की, आप चाहते हैं मैं वही ज्यादती अपनी बेटी के साथ होने दूं? मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मम्मी भी खम ठोंक कर मैदान में उतर आई थी। लीजिए, आज आपने इकरार कर लिया ना कि मेरे साथ आपकी शादी एक मजबूरी का सौदा और अनचाहा बंधन था। फिर क्यों इतने बरस मुझसे झूठा इजहार मोहब्बत करके मेरा सच्चा इकरार मोहब्बत सुनती रही। गम और गुस्से से डैडी का बुरा हाल था। बात बिला वजह मत बढ़ाएं प्रोफेसर साहब, मेरी तरफ से मोहब्बत का इजहार कभी झूठा ना था। मशर की औरत हूँ मैं, और मशर की औरत की शादी जिस भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे से हो जाए वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो ही जाती है। किस शान बेनियाजी से मम्मी ने मोहब्बत की तर्जीह पेश की थी। देख रही हो रोशाने अपनी माँ को, अपने मजाजी खुदा को किन अलकाबात से नवाज रही हैं। यानी कि मैं ऐरा गैरा हो गया। मैंने आपको ऐरा गैरा कब कहा? मम्मी साफ मुकर गई। तो फिर नत्तू खैरा कहना चाह रही हैं। डैडी मजीद बिगड़े। प्लीज डैडी, झगड़ा खत्म करें, बात बढ़ाने से क्या हासिल। रोशाने को ही सीज फायर करवाने के लिए दरमियान में आना पड़ा। ठीक है, मैं बात नहीं बढ़ाता। बता दो अपनी माँ को कि तुम्हें मोबी का रिश्ता हरगिज कबूल नहीं। वो गधा तुम्हारे जोड़ का है ही नहीं। रोशाने को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं। जिंदगी उसकी है तो फैसले का अख्तियार भी उसी का होना चाहिए। सबुख्तगीन और मूवी में से जिसके प्रपोजल को ये मुनासिब समझे उसे ओके कर दे। फिर आपको और मुझे उसकी राय का एहतराम करना होगा। ठीक है, आज की गुफ्तगू में ये पहली माकूल बात है जो तुमने की। मुझे तुम्हारी तजवीज़ मंजूर है क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत अक्लमंद और सूझबूझ वाली है। मैं उससे किसी बेवकूफ़ाना फैसले की तवक्का कर ही नहीं सकता। डैडी ने उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखा था। मैं अपनी बेटी को आपसे ज़्यादा जानती हूँ। मम्मी भी उसे मोहब्बत से देखते हुए मुस्कुराई थी। सारी बात तुम्हारे सामने ही हुई है रोशानी बेटा, अब हमें जल्द अज जल्द अपनी राय से आगाह कर दो। मम्मी ने उसे मुखातिब किया। डैडी ने भी तायदी अंदाज में हंकारा भरा। रोशानी बेबसी से माँ बाप को देख कर रह गई। जिस वक्त वो सवेरा के घर दाखिल हुई तो पहला टाकरा उमर से हुआ। वो नाइट ड्यूटी के बाद घर लौटा था। थकन और नींद से बुरा हाल था, लेकिन रोशानी की परेशान शक्ल देखकर नींद जैसे उड़नछू हो गई। क्या हुआ रोशानी, खैरियत तो है? इतनी हवास बाख्ता और परेशान क्यों लग रही हो? उसने तशवीश के आलम में दरियाफ्त किया। ओफो, एक तो बंदा उमर भाई जितना ज़हीन ना हो। रोशानी ने उसके मुशाहिदे पर जुज़बुज़ होकर सोचा। बस उमर भाई, तबीयत गिरी गिरी सी है, सर में भी दर्द है, इसीलिए आपको परेशान लग रही हूँ, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं। रोशाने ने उसकी तसल्ली करवाना चाहिए। तसल्ली तो क्या होती, वो उल्टा मजीद तशवीश में मुब्तला हुआ। कहीं फिर सवेरा के साथ मिलकर कोई खट्टी चीज़ तो नहीं खा ली? तुम्हें पता भी है तुम्हारा गला कितना हसास है, फौरन ख़राब हो जाता है, और गले के इन्फेक्शन से बुखार भी तो कितना तेज़ चढ़ता है। लेकिन ना तुम्हारी समझ में आता है ना सवेरा को। वो खफा होते हुए बोला। रोशानी ने इस लम्हे को कोसा जब उमर के सामने अपनी तबीयत खराबी का जिक्र किया था। मेरा गला भी ठीक है उमर भाई, ना ही मुझे बुखार चढ़ने जा रहा है, और ना ही मैंने और सवेरा ने कोई खट्टी चीज़ खाई है। बस रात को नींद ठीक से नहीं आई, इसलिए तबीयत कुछ सुस्त सी है। और अब ये मत पूछ लीजिएगा कि नींद क्यों नहीं आई। दरअसल दिल में बहुत सो ली थी, इसलिए नींद नहीं आई। और अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं सवेरा से मिल लूँ। वो ज़रा झुंझला कर बोली थी। उमर को उसके खफगी भरे अंदाज पर हंसी तो बहुत आई, मगर मजीद कुछ बोले बिना गर्दन हिलाकर उसे जाने का इशारा कर दिया। सायरा खाला शायद किचन में मसरूफ थी। वो सीधी सवेरा के कमरे में चली गई। सवेरा हफ्ता सफाई मनाने के मूड में थी। कमरे की अलमारी का सारा सामान बेड पर फैलाए अब सर हाथों में दिए बैठी थी।
सच कहते हैं दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। रोशाने को देखकर उसने सुकून का सांस लिया था। मैंने ये सारा सामान निकाल तो लिया है, अब समझ में नहीं आ रहा कि दोबारा कैसे सेट करूं। तुम्हें भी आज ही सेटिंग का दौरा पड़ना था। रोशाने रोहानसी हो गई थी। क्या हुआ रोशाने? अंकल आंटी की फिर से लड़ाई हो गई? सवेरा उसका परेशान चेहरा देखकर खुद भी परेशान हुई। छोटा सा मसला नहीं है सवेरा, पहले ये फैलावा समेटते हैं फिर तसल्ली से बात करेंगे। रोशाने ने लंबी सी ठंडी सांस खींचते हुए सहेली को मुखातिब किया, फिर बर्क रफ्तारी से उसके साथ कमरे को समेटना शुरू किया। सवेरा को भी मतवक्का मसले की संगीनी का एहसास हो गया था, सो बिना बात किए जल्दी जल्दी कमरे की हालत दुरुस्त की, फिर दोनों सहेलियां बेड पर आमने सामने बैठ गईं। ज्यादा शदीद झगड़ा हुआ है? सवेरा उसकी परेशान शक्ल देखकर यही अंदाजा लगा पाई थी। बाकायदा झगड़ा तो हुआ ही नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। रोशाने को रोना आने लगा। पहले कुछ बताओ तो सही, आंसू बाद में बहा लेना, सवेरा कुछ खफा होकर बोली। रोशाने ने मुख्तसरन उसे सारा किस्सा कह सुनाया था। बात सुनने के बाद सवेरा की हंसी छूट गई थी। मैं इतनी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है? रोशाने ने उसे बेयकीनी से देखा। मैं तो वाकई परेशान हो गई थी रोशाने, ये सोचकर के जाने अंकल आंटी इस बार किस बात पर झगड़ पड़े हैं। लेकिन इस बार तो बहुत तामीरी किस्म का झगड़ा हुआ है, तुम परेशान क्यों होती हो? सोच समझकर अंकल आंटी को जवाब देकर इस झगड़े का खुशगवार सा इख्तिताम कर दो, सवेरा ने मुस्कुराकर सहेली को मुखातिब किया था। तुम्हारा मतलब है कि मैं सबुक्तगीन भाई या मुबी में से किसी एक का इंतखाब कर लूं और मम्मी डैडी को आगाह कर दूं? रोशाने ने उसे घूरा। जाहिर है तुम्हें यही करना है, अंकल आंटी ने भी तुम्हें यही कहा है ना कि वो दोनों तुम्हारी राय का एहतराम करेंगे। पहली बात तो यह है सवेरा साहिबा कि मैंने कभी सबुक्तगीन भाई को इस नज़र से देखा है, ना ही मूवी के मुतालिक कुछ ऐसा वैसा सोचा है। मम्मी डैडी ने अचानक इस किस्म की बात करके मेरे हवासों पर बम ही गिरा दिया है, और बिलफर्ज मैं दोनों में से किसी एक के हक में फैसला कर लेती हूँ तो क्या मम्मी डैडी को बताना आसान होगा? दोनों को मुझ पर पूरा मान और भरोसा है, और मैं ना मम्मी का मान तोड़ सकती हूँ ना डैडी का भरोसा। किसी एक के हक में वोट देकर मैं दूसरे को हर्ट नहीं कर सकती। उसने सवेरा को सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलवाना चाहा, मगर सवेरा पर मुतलक असर न हुआ। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है रोशाने, तुम अंकल आंटी का सोचकर परेशान मत हो। दोनों प्रपोजल्स पर गौर करो और जब दिलो दिमाग एक फैसले पर मुत्तफिक हो जाएं तो अंकल आंटी को अपने फैसले से आगाह कर दो। अगर तुम्हारे फैसले से कोई एक फ्रीक हर्ट होगा भी तो तुम्हारी खुशी देखकर उनका वक्ती अफसोस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि अंकल और आंटी तुम्हें बेतहाशा और बेहिसाब चाहते हैं, सवेरा ने भरपूर संजीदगी से सहेली को समझाया था। वो तो ठीक है, मगर रोशानी अब भी मतज़ब्ज़ब और उलझी हुई थी। कोई अगर मगर नहीं, आओ सबुक्तगीन भाई और मोबी का तकाबली मुवाजना करते हैं। कितने दिनों बाद इतने मज़े की एक्टिविटी हाथ लगी है हमारे। बल्कि मैं यूं करती हूँ, कागज़ पेन लाती हूँ, दोनों की खूबियाँ और खामियाँ आमने सामने लिखेंगे, फैसले में आसानी रहेगी। सवेरा तो पल भर में खुश हो गई थी। रोशाने अलबत्ता अभी तक ठुस से अंदाज में बैठी थी, उसका इज़्तिराब कम होने के बजाय बढ़ गया था। वो डैडी की स्टडी में उनके लिए चाय लेकर गई थी। डैडी बहुत इन्हमाक से एक किताब का मुताला कर रहे थे। बेटी को देखकर मुस्कुराए, किताब बंद करके सामने मेज़ पर रख दी। बहुत नादर और नायाब किताब है ये, कब से इसकी तलाश में था। अल्लाह खुश रखे सबुक्तगीन को, ऐसी किताबें ढूंढ ढांड कर वो ही मेरे लिए लाता है। डैडी ने चाय का कप थामते हुए सबुक्तगीन की तारीफ की थी। आजकल वो मौका मिलते ही उसके सामने सबुक्तगीन के कसीदे पढ़ना शुरू हो जाते थे। बहुत भला मांस और काबिल लड़का है, फिर इतनी सी उम्र में कितना मैच्योर और समझदार है। और एक वो है हमारा भांजा मुहिब आलम, कितना लाउबाली और लापरवाह है, जमाने भर का निकम्मा। उससे किसी शायर का नाम पूछ लो, मैं शर्त लगा कर कहता हूँ इलामा इकबाल के सिवा किसी और शायर का नाम तक नहीं बता सकेगा। और शायरी के नाम पर लब पे आती है दुआ, और थोड़ा बहुत कौमी तराना सुना दे तो गनीमत है। हाँ, उससे हॉलीवुड की फिल्मों के बारे में पूछ लो, नई से नई फिल्म का नाम भी बता देगा और अदाकारों की तफसील भी। या फिर उससे स्पोर्ट्स कार और हैवी बाइक्स के मुतालिक पूछ लो, इस चिचोरे के पास गुफ्तगू का कोई और मौजू ही नहीं। डैडी ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में भांजे का जिक्र खैर किया था। डैडी, मेरा फाइनल सेमेस्टर तो होने देते, आपने और मम्मी ने मुझे किस उलझन में डाल दिया।
डैडी की गुफ्तगू का मकसद समझते हुए वो रूहानसी होकर बोली थी, मेरा बच्चा याद करो, मैंने ये बात कब छेड़ी? वो तो तुम्हारी माँ ही सबूही और राशिद को बुलाने के लिए अताउली हो रही थी। हालांकि देखा जाए तो सबूही को मूबी की शादी की जल्दी ही क्या है, अभी तो वो ढंग से कमाने भी नहीं लगा। ठीक है, उसने बाप का बिजनेस ही संभालना है, लेकिन उसके लिए भी कुछ सूझबूझ और समझदारी चाहिए कि नहीं? और सबुक्तगीन को देखो, माशाल्लाह बरसरे रोजगार भी है और समझदार भी। फिर उनके घर को भी कोई घरवाली चाहिए संभालने के लिए। वासिफ बेचारे ने तुम्हारी खाला मरहुमा से ऐसी मोहब्बत निभाई कि उनके इंतकाल के बाद दूसरी शादी का सोचा तक नहीं। अब उसकी ख्वाहिश है कि ऐसी बहू घर आए कि उसका बुढ़ापा तो सुकून से गुजरे। और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, ये जितनी फर्माबरदार और खिदमत गुजार बेटी है उतनी ही अच्छी बहू भी साबित होगी। डैडी उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए बोले, प्लीज डैडी, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। उसने रूहानसी होकर डैडी की बात के आगे बंद बांधना चाहा। डैडी भी जरा संभले थे। हाँ हाँ बेटा, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खूब सोच समझ कर फैसला करना। सब कुछ कह देने के बाद फराख दिली से फैसले की गेंद उसके कोर्ट में डाल दी। रोशाने बस डैडी को देख कर रह गई थी। सबोही तुम्हारी सगी पुप्पो है और तुम्हें किस कदर चाहती है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मम्मी शामी कबाब तलते हुए रोशाने से मुखातिब थी। वासफ अंकल डैडी के पास आए हुए थे और डैडी की फरमाइश पर मम्मी पुलाव और कबाब बना रही थी। रोशाने उनकी मदद के ख्याल से किचन में थी जब मम्मी ने उसे मुखातिब किया। सलाद के लिए प्याज काटते काटते रोशाने के हाथ जरा थमे थे। माँ की बात पर कोई इजहार ख्याल किए बिना वो फिर से प्याज काटने लगी। तुम सगी फूफी के यहाँ ब्याह कर जाओगी तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, वरना शादी के बाद लड़कियों को खरांट किस्म की सासों से वास्ता पड़ता है तो उन्हें पता लग जाता है। अक्सर माएँ बेटों का रिश्ता मांगते वक्त जितनी मीठी मीठी बातें बिगाड़ती हैं, शादी के बाद वही मीठी छुरी बन जाती हैं। बस यही सोचकर मैं तुम्हारी सबोही फूफो के यहाँ तुम्हारा रिश्ता करना चाहती हूँ। ऐसी मोहब्बत करने वाली और जान छिड़कने वाली सास तुम्हें और कहाँ मिलेगी। और अगर डैडी वासफ अंकल को हाँ करते हैं मम्मी, तो वहाँ तो सास का कोई टंटा ही ना होगा। हमारे डाइजेस्ट की बहुत सी कहानियों में यही होता है, मोहब्बत करने वाली खाला या फूफी भी शादी के बाद सख्त गिर सास का रूप धार लेती है। तो वैसे ही बात बराए बात की थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर खफगी फैल गई। मुझे मालूम है तुम्हारे डैडी तुम्हें आजकल किस किस्म की पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, और मुझे बहुत अफसोस है अगर तुम सबोही के मुतल्लिक इस किस्म की बात सोच रही हो। वो तुम्हारी अकलौती फूफो और तुम उसकी अकलौती भतीजी। सबोही बेचारी की तो कोई बेटी भी नहीं, वो तुम्हें अपनी बेटी कहती ही नहीं समझती भी है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो शादी के बाद खरांट सास साबित होगी? जो सारी उम्र मेरे लिए नंद से बढ़कर बहन और दोस्त साबित हुई, वो तुम्हें सास बनकर क्यों दिखाएगी? खुद सोचो, मैं भावज होकर अपनी नंद की हिमायत कर रही हूँ तो वो कितनी अच्छी नंद होगी। तुम्हारे डाइजेस्टो में तो नंद भावजों के झगड़ों के भी बहुत किस्से होते होंगे। मम्मी ने उसे समझाना चाहा, उनकी बात में वजन भी था। रोशाने आगे से कुछ न बोल सकी और मान लिया वासफ भाई के घर सास का कोई टंटा ही नहीं होगा। लेकिन मेरी जान, ये रिश्ते भी ज़रूरी होते हैं। शादी के बाद लड़की को कदम कदम पर इन ससुराली रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है। मेरी मिसाल ले लो, मैंने शादी होकर ससुराल में कदम रखा तो अगले ही रोज़ मेरा वलीमा था, तो तुम्हारी सबोही फूफो की रुखसती। तुम्हारे दादा हमारी शादियों के महज 3 माह बाद अल्लाह को प्यारे हो गए, और तुम्हारी दादी से तो मेरा महज गायबाना तारुफ है। वो मेरी शादी से बहुत बरस पहले वफात पा गई थी। दुनिया की नज़रों में बहुत आइडियल घराने में ब्याही गई थी। ना कोई सास, ना कोई नंद, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी। ये मुझसे पूछो कि मुझे ये खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तुम्हारी पैदाइश का मरहला, फिर तुम्हारी परवरिश के बाद के मसाइल। तुम्हारे डैडी कॉलेज होते, मुझे वॉशरूम भी जाना होता तो तुम्हारे सोने का इंतज़ार करती। वो तो सायरा बाजी का साथ था, वो मेरे लिए पड़ोसन से बढ़कर बहन साबित हुई। अक्सर तुम्हें उनके घर छोड़कर मैं अपने घर के काम जल्दी जल्दी निपटाती। तुम्हारे डैडी तब भी तुम इतने ही खुश खुराक थे, उन्हें मेरे अकेलेपन का कुछ लिहाज और ख्याल ना था। उनके फरमाइशी प्रोग्राम कभी ख़त्म ना हुए। मैंने बिल्कुल अकेले होते हुए तुम्हें जिस तरह पाला पोसा, ये मुझे ही मालूम है। तुम्हारे बाद अल्लाह ने मुझे एक बार फिर खुशखबरी से नवाजा, लेकिन मैं अपनी नातजर्बाकारी और कम अकली के बायस उसकी हिफाजत ही ना कर पाई। अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा समझदार शख्स मौजूद होता तो 7वें महीने मुझे वज़न न उठाने देता।
कपड़ों की धुली बाल्टी उठाकर मैं सीढ़ियां चढ़ने की हिमाकत कर बैठी। तुम्हारा भाई दुनिया में आने से पहले ही हमसे रूठकर वापस अल्लाह के पास चला गया, और फिर ऐसी पेचीदगी हुई कि मैं दोबारा कभी माँ भी न बन पाई। ये तुम्हारे डैडी की आला ज़र्फ़ी है कि उन्होंने कभी मुझे इस बारे में कोई ताना न दिया, बल्कि हमेशा मेरी दिलजोई की। तुम्हें भी बेटों से बढ़कर चाहा, लेकिन मैं आज भी ये सोचती हूँ कि काश मेरी शादी के बाद तुम्हारी दादी हयात होती तो उनका तजर्बा और रहनुमाई मुझे हर कदम पर मैसर होती। वो भले ही मुझे डांटती डपटती, हमारे लड़ाई झगड़े भी हो जाते, लेकिन मेरे बच्चों के लिए तो शफीक दादी साबित होती। मैंने रिश्तों के लिहाज से बहुत महरूम ज़िंदगी गुजारी है रुशाने। तुम्हारे नाना नानी तो मेरी शादी से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। भैया ने आपा की शादी के बाद खुद कनाडा के लिए रखते सफ़र बांध लिया। मुझे भी आपा के पास जाकर रहना पड़ा। तुम्हारे डैडी वासफ भाई के दोस्त थे। हमारे शादी भी वासफ भाई और आपा ने करवाई। भैया तो सिर्फ पैसे भेजकर बरियुल जिम्मा हो गए। मेके के नाम पर आपा के लिए मैं और मेरे लिए आपा थी। फिर अचानक हार्ट अटैक के बायस आपा भी मुझसे बिछड़ गईं। रिश्तों के नाम पर तही दामनी सदा मेरा मुकद्दर ठहरी। अल्लाह ने औलाद भी एक ही दी। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती रोशाने कि मैं किस कदर डिप्रेशन का शिकार थी। ये तुम्हारी सबोही फुप्पो थीं जिन्होंने मेरी दिलजोई करने और मुझे फिर से ज़िंदगी की तरफ राग़ब करने में अपनी सी हर मुमकिन कोशिश की। वरना जब डॉक्टर ने बताया था कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती तो मुझ में जीने की उमंग ही ख़त्म हो गई थी। मेरी गलती पर मुझे किसी ने मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, लेकिन मैं खुद को माफ़ करने पर तैयार न थी। हर माँ की तरह मुझे भी बेटे की फितरी ख्वाहिश थी। तब सबूही ने मुझे यकीन दिलाया कि मोबी उसके साथ साथ मेरा भी बेटा है। मोबी के बाद सबूही के 3 बेटे मजीद हुए, मगर सच पूछो तो मोबी जितना कोई प्यारा नहीं। मैं उसे वाकई अपने बेटों की तरह चाहती हूँ, और वो भी मेरा इतना फर्मा बरदार कि क्या ही कोई सगा बेटा होगा। दिन हो या रात मेरी एक पुकार पर दौड़ा चला आता है। अगर तुम मोबी के लिए हाँ कर देती हो तो मेरी सारी फिक्रें ख़त्म हो जाएंगी। मुझे बेटों जैसा दामाद मिल जाएगा। सारे शामी कबाब तले जा चुके थे, लेकिन मम्मी की बात अब भी जारी थी। मैं नहीं चाहती रोशाने के रिश्तों के हवाले से जैसी तरसती ज़िंदगी मैंने गुजारी, वैसी ज़िंदगी तुम्हारा मुकद्दर हो। सबुक्तगीन से शादी की सूरत में तुम्हें शौहर और ससुर के सिवा कोई तीसरा रिश्ता नहीं मिलेगा, और सबोही के घर तुम्हें प्यार करने वाली सास, शफकत लुटाने वाला ससुर, 3 नटखट से देवर, गर्ज इस घर में ज़िंदगी का हर रंग मिलेगा। रिश्तों की चाशनी के साथ साथ माली आसूदगी भी हासिल होगी। उम्र बढ़ने के साथ मोबी भी मज़ीद मैच्योर हो जाएगा। माना अभी वो कुछ लाउबाली सा है, लेकिन अभी उसके सर पर कोई जिम्मेदारी भी तो नहीं। उम्र भी कम है। वक्त गुजरने के साथ खुद ब खुद समझदारी आ जाएगी। मोबी की उम्र कम है, मेरी भी उम्र नहीं निकली जा रही, फिर आपको और सबोही फुफो को हमारा रिश्ता तय करने की क्या जल्दी पड़ रही थी? उसने खफकी भरे अंदाज में पूछा था। सिर्फ तुम्हारे डैडी की वजह से चंदा। मुझे डर था कि कहीं वो सबुक्तगीन से तुम्हारे वो गई तो सवेरा से मिलने थी, लेकिन सायरा खाला को सब्जी के ढेर से नबर्द आसमां देखकर उनके पास ही बैठ गई। आपके पट्ठों में पहले ही इतना खिंचाव रहता है खाला, और आप अकेली इतनी ढेर सारी सब्जी बनाने बैठ जाती हैं। वो नकम्मी सवेरा कहाँ है? वो उनके साथ मेथी के डंठल और पत्ते छांटने लगी। साथ ही सवेरा के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। सवेरा अभी घर की सफाई सुथराई से फारग हुई थी। टीपू के साथ मार्केट तक गई है। कह कर गई थी कि सब्जी खुद आकर बनाएगी, लेकिन मैं फारग बैठे बैठे क्या करती। उमर 2-3 दिन से कह रहा था आलू मेथी पका लें। सवेरा और टीपू नाक मुँह चढ़ाते हैं। कल का आलू कीमा बचा हुआ है, बस यही सोचा कि चलो आज उमर की फरमाइश पूरी कर दूं। नरम खोसी सायरा खाला ने मुस्कुराते हुए तफसीली जवाब दिया। ये उमर भाई भी खूब हैं खाला, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों के सिवा तीसरी कोई फरमाइश नहीं करते। साग, पालक, मेथी, ऐसी सब्जियों के बनाने में भी इतना टाइम लग जाता है। और मैं बताऊं खाला कि ऐसे लाड सिर्फ आप जैसी माएँ उठाती हैं। ज़रा उमर भाई की शादी हो लेने दें, अपनी बेगम से आलू बैंगन और आलू मटर जैसी सब्जियों की ही फरमाइश करेंगे। उसने पेशन गोई की थी। सायरा खाला मुस्कुरा दी। मेरा उमर बिल्कुल अपने बाप पर गया है, वो भी सब्जियां बहुत शौक से खाते थे। साग और आलू मेथी तो उनकी भी मरगूब गुज़ा थी। सायरा खाला ने मरहूम शोहर को याद किया। जावेद अंकल को दुनिया से रुखसत हुए एक अरसा हो गया था, लेकिन अब भी सायरा खाला की गुफ्तगू उनके जिक्र और हवालों के बगैर मुकम्मल न होती थी। रोशाने ने उन्हें मोहब्बत से देखा। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔